वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका चैनल में। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि एक हॉस्पिटल में उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, वहाँ क्या क्या डिपार्टमेंट है, क्या क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं, वो ये चैप्टर हमें पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। और ये हमारे इस यूनिट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 10 मार्क्स में अमूमन पूछा जाता है। ठीक, अब ये टॉपिक को जैसे कि मैंने पीछे फ्लो चार्ट बनाया है, आपको इसे ऐसे का ऐसे ड्रॉ कर लेना है। फर्स्ट पेज पे आप रिप्रेजेंट कर देंगे, देन जो भी पॉइंट्स मैंने एनलिस्ट किए हुए हैं इनको आपको दो दो लाइन, तीन तीन लाइन में आपको समझा देना है, जो कि एक 10 मार्क्स के आंसर के लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, हॉस्पिटल की। तो अगर छोटा हॉस्पिटल है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी होगी, एंड एक अगर मीडियम साइज का हॉस्पिटल है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन मीडियम लेंथ की होगी। एंड एक बड़ा हॉस्पिटल है जैसे कि एम्स या तो और भी कोई हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, उसमें ये पूरा फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने के लिए मिलता है। तो अब बात करते हैं, अगर बात करते हैं हम बोर्ड की, तो जो बोर्ड होता है ये हॉस्पिटल के सबसे टॉप वाले लोग होते हैं। इनका जो काम होता है वो होता है कि सीईओ को हायर करना, डायरेक्टर्स को हायर करना, ये इनका काम होता है मेन हायरिंग का। देन हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल का डिपार्टमेंट देख लेता है, हायरिंग देख लेता है, लोगों की सर्विस देता है, हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज है उनको बनाने का काम जो होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। अब हम बात करते हैं तीनों सर्विसेज की, जो सर्विसेज हमें हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। फर्स्ट, प्राइमरी सर्विस। प्राइमरी सर्विस की बात करें तो ये फर्स्ट लेवल पे आता है। ये जो होता है ये सारी पेशेंट रिलेटेड है ऑलमोस्ट, इसमें मैक्सिमम पेशेंट के केयर को ध्यान दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट की, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो भी होता है वो हॉस्पिटल के बाहरी क्षेत्र में होता है, ताकि अगर कोई भी कैजुअलिटी हुई है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, तो हम इजीली रीच आउट कर सकें हॉस्पिटल को और हमारी ट्रीटमेंट जो है शुरू हो सके। अब जो इमरजेंसी केयर होती है, इमरजेंसी केयर में डिपेंड करता है कि वो हम कौन से हॉस्पिटल में लेके गए। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइमरी हॉस्पिटल होगा और जो केसेस आए हैं वो बहुत अगर सीवियर होगा तो वो ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना इक्विपमेंट होगा नहीं। तो व्हाट दे बेसिकली डू इज, वो क्या करते हैं कि उनका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके उनको रेफर कर देते हैं उनके बड़े हॉस्पिटल में, और यहाँ अगर वो ट्रीटमेंट करने लायक है तो इमरजेंसी में डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो इमरजेंसी में इमरजेंसी केसेस आते हैं जिनको ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एज कम्पेयर टू दी अदर पेशेंट्स। अब बात करते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की। अब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट क्या होता है, जब हम लोग रेगुलरली नॉर्मली जब जाते हैं हॉस्पिटल में, विजिट करते हैं, कोई भी हमारे बेसिक प्रॉब्लम से रिलेटेड हम जाते हैं डॉक्टर के पास, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, हम फार्मेसी से मेडिसिन कलेक्ट करते हैं एंड अपने घर चले जाते हैं। तो ये आता है हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। एंड वहीं अगर हम जाते हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में जाने के बाद हमने डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम सीवियर निकली, सीवियर निकलने के बाद उन्हें अगर हमें एडमिट करना पड़ा तो हम बन जाते हैं इन पेशेंट, और वो डिपार्टमेंट कहलाता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ये हो गया तीन। फाइनली आता है हमारा ऑपरेशन थिएटर। सिंपल सी बात है, ऑपरेशन थिएटर वो जगह है जहाँ पे हमारा जो भी ऑपरेशन वाला वर्क होता है वो प्रॉपरली उधर पे वो किया जाता है। फाइनली लास्ट आता है आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। ऐसे पेशेंट जिनको इंटेंसिव केयर की जरूरत है, जो बहुत क्रिटिकल स्टेज में है, जिनको हमेशा सुपरविजन की जरूरत है, उनको हम आईसीयू में रखते हैं। तो ये वो डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का जहाँ पे उन पेशेंट को स्पेशल केयर और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू दी अदर पेशेंट्स। फॉर एग्जाम्पल सिंपल है, अगर कोई ओटी से बाहर निकला है या कोई ज्यादा केयर में जरूरत है, बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी सिचुएशन क्रिटिकल है, तो वो इंटेंसिव केयर यूनिट में उसे रखा जाता है। अब इमरजेंसी, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सर्विसेज के बारे में। सेकेंडरी सर्विसेज में जो पहला सर्विस वो आता है हमारा, आता है सेंट्रल स्टेराइल यूनिट। अब सेंट्रल स्टेराइल यूनिट या डिपार्टमेंट की बात करें तो हॉस्पिटल में वैसे ही बहुत सारे टाइप के पेशेंट्स होते हैं, बीमार लोग होते हैं, बीमारियां होती हैं। अब वो बीमारियां नॉर्मल लोगों को ना अफेक्ट कर जाए जो पेशेंट्स के साथ आए होते हैं, या वैसे भी स्टेरिलिटी मेंटेन करनी वहाँ पे जरूर होती ही है, क्योंकि वो हॉस्पिटल है, बीमार जगह है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। सो जो नॉर्मल क्लीनिंग वाला डिपार्टमेंट होता है एंड जो स्टेराइल वाला डिपार्टमेंट होता है वो इसी के अंदर आता है। अब इसमें क्या होता है कि हॉस्पिटल के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ऑपरेशन थिएटर है, इन सबको क्लीन करने की जिम्मेदारी जो होती है वो हमारी आती है सेंट्रल स्टेराइल डिपार्टमेंट की। इसके बाद आता है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी डिपार्टमेंट। डाइटरी डिपार्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट वहां पर बीमार है,
उन्हें हमें प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड देने की जरूरत है, और जो उनके साथ आए हैं वो भी खाना पीना चाहेंगे, तो उनके लिए जो प्रॉपर कैंटीन की व्यवस्था की गई होती है और डाइनिंग हॉल होता है, आउटसाइड फूड नहीं अलाउड होता है किसी किसी हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ डाइटरी डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराएं, और जो नॉन पेशेंट हैं जो उनके साथ में आए हैं उनके लिए प्रॉपर एक डाइनिंग रूम हो या डाइनिंग हॉल हो जहाँ पर वो अपना खाना वगैरह खा सकते हैं, उनको भी प्रॉपर फूड मिलने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। फार्मेसी जो डिपार्टमेंट है, जब पेशेंट्स आते हैं, फार्मेसी वो डिपार्टमेंट है जो पेशेंट्स के साथ वाले आते हैं, वो आते हैं वहाँ पर, वहाँ से हमारा ड्रग कलेक्ट करते हैं, स्टेराइल सॉल्यूशन कलेक्ट करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो इक्विपमेंट्स लगी होती हैं पेशेंट के लिए वो हमारे फार्मेसी से वो कलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट। अब डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करने वाला डिपार्टमेंट जो है डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट आता है। इसमें हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, नो, इसमें डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में वो डिपार्टमेंट है जहां पर हम कोई भी बीमारी को डायग्नोस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें एक्सरे डिपार्टमेंट आता है, सीटी स्कैन आता है, एमआरआई डिपार्टमेंट आता है। अब कोई भी बीमारी अगर हो गई है तो उसे आइडेंटिफाई करना ज्यादा जरूरी है रादर देन ट्रीटमेंट शुरू करना। अब जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो ट्रीटमेंट कैसे शुरू करेंगे? तो डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट ही है जो हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करने में कि पर्टिकुलर पेशेंट को क्या हुआ है, और उसकी ट्रीटमेंट उससे शुरू हो जाती है। डिपार्टमेंट जो आता है वो आता है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी भी डिagnostic का ही पार्ट है, इसमें भी वही हमारे एक्सरे वगैरह जो भी है इंक्लूडेड किए जाते हैं। तो आप इसको स्लैश मार के भी लिख सकते हैं, या डायग्नोस्टिक में पैथोलॉजी वाला इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि टेस्ट वगैरह करे जाते हैं पैथोलॉजी लैब में आइडेंटिफाई किए जाते हैं वो, एंड उसके बाद रेडियोलॉजी में जो मैंने अभी प्रीवियस बताया वो ऐड कर सकते हैं। फाइनली हमारा आता है नर्सिंग। नर्सिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो सेकेंडरी सर्विसेज में हमारे हॉस्पिटल्स में इंक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पेशेंट हैं उनको जो प्राइमरी केयर मिल रहा है डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बाद में, वो हमारी नर्सिंग सपोर्ट ही मिलता है। उनको प्रॉपर अमाउंट पे ड्रग देना, उनको प्रॉपरली इंजेक्शन लगाना, उनका केयर करना, उनका रिपोर्ट रखना, उनको मेंटेन करना, सारा जो हमारा काम आ जाता है वो नर्सिंग का आता है। इसीलिए नर्सिंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब थर्ड जो हमारा आता है सपोर्टिव सर्विस आता है। सपोर्टिव सर्विस में क्या हो रहा है कि ये हॉस्पिटल को सपोर्ट कर रहे हैं इन वेरियस वेज। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ड्री। लॉन्ड्री मीन्स अब इसमें आ जाता है हमारा जो पेशेंट है, पेशेंट को बेडशीट्स को प्रोवाइड कराना, उसके बाद जो उनके क्लोथ्स हैं, लेनिन क्लोथ्स या कॉटन क्लोथ्स, उनको प्रोवाइड कराना, और बाकी सारी चीजों को धो धा के सब व्यवस्थित करना हमारा जो आता है लॉन्ड्री में आ जाता है। देन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सुनते ही हॉस्पिटल का जो डिपार्टमेंट दिमाग में आता है वो होता है एम्बुलेंस वाला, जिसमें पेशेंट को दूर से लाया जाता है, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी एम्बुलेंस आता है। साथ ही इसमें आता है ट्रॉलीज हो गया, व्हील चेयर हो गया, और जो स्ट्रेचर्स होते हैं इसकी भी प्रॉपर जो डिपार्टमेंट है व्यवस्था ट्रांसपोर्ट वाले में की जाती है। देन मेंटेनेंस। अब जो भी हॉस्पिटल के अकाउंट्स हैं या जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें इस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में की जाती है, या ऑल ओवर जो इक्विपमेंट्स हैं या जो भी वॉल्स है, पेंट्स है, उन सब का डिपार्टमेंट जो मेंटेन करने वाला वो मेंटेनेंस में आ जाता है। रिकॉर्ड। अब जो भी इन पेशेंट आ रहे हैं, आउट पेशेंट जा रहे हैं, या जो भी खर्चा हो रहा है हॉस्पिटल का, या जो भी मेंटेनेंस रिकॉर्ड वाला काम है वो हमारा रिकॉर्ड वाला डिपार्टमेंट करता है। फाइनली एजुकेशन वाला। एजुकेशन जैसे हम जब बीइंग अ फार्मासिस्ट जब 2 ट्रेनिंग करते हैं, 45 डेज वाली या डिप्लोमा 90 डेज वाली, तो उनको जो सिखाना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको बताना है कि क्या कैसे लगता है, सारी चीजें जो है वो एजुकेशन वाले में आ गई। फाइनली अकाउंटिंग। अकाउंटिंग भी आ गया। अब अकाउंटिंग क्या कह रहा है कि जो भी खर्चा हो रहा है, जो एक्सपेंसेस है, जो बजट बन रहे हैं, या जो भी सारी चीजें मेंटेन करनी है वो अकाउंटिंग में आ जा रही है। इसमें कितने प्रिस्क्रिप्शन आए, कितना खर्चा हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, सैलरी कितनी गई, ये सारी चीजें हमारी अकाउंटिंग में आ जाती है। एंड लास्टली जो सपोर्टिव में आता है वो मॉर्टरी, जिसे हम हिंदी में मुर्दाघर भी कहते हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसकी डेथ हो गई है या उसे लेके जाना है, रखना है, तो जो प्लेस पे रखा जाता है वो आता है वो मॉर्टरी कहलाता है। ये सारे पॉइंट थे जो इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन हॉस्पिटल। बोर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सर्विसेज। मैंने आपको इनको नरेट कर दिया है। अब नरेशन से जो आप समझते हैं वो आप नोट कर सकते हैं और सिंपल वॉइस नोट बना के रख सकते हैं।